प्यारे विद्यार्थी, एक बार फिर से हम आपके साथ अपने चैनल पर उपलब्ध हैं। आओ सीखें भूगोल में। आप अपनी तैयारी क्रमशः शुरू कर दें, क्योंकि यही एक वक्त है जब आप तैयारी करना शुरू कर दें। नहीं तो आखिरी में फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछने लगते हैं विद्यार्थी, और जो विद्यार्थी साल भर तैयारी करते हैं उन्हें किसी प्रकार का तनाव नहीं होता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा समय देते जाइए, रोज़ आप पढ़ते जाइए। 1-2 घंटे बाद में थोड़ा टाइम बढ़ा लेंगे अगर आप, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। आप आसानी से जो है इस साल बहुत अच्छे अंकों से आप पास हो जाएंगे। विषय वस्तु को आप समझिए। जो टॉपिक आज हम चर्चा करने आए हैं वो है मानव भूगोल, जो हमारी पुस्तक है उसके पहले अध्याय का कुछ टॉपिक हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। इससे पहले हम लोगों ने मानव भूगोल का अर्थ समझ लिया है और प्रकृति का मानवीकरण और मानव का प्रकृतिकरण पढ़ लिया है। इसके पहले के वीडियो में वो उपलब्ध है, आप देख लेंगे। अगले की विषय वस्तु है, इसमें 3 विचारधाराओं पर चर्चा करना है हमें। पहली विचारधारा होती है निश्चयवाद। निश्चयवाद निश्चयवाद जो विचारधारा है बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है ये। निश्चयवाद क्या होता है ये समझना है आप लोगों को। निश्चयवाद कहलाता है, इस विचारधारा के अनुसार, इस विचारधारा के जो जन्मदाता हैं, जन्मदाता या फिर कहें प्रतिपादक, ठीक है। तो इस विचारधारा के जो प्रतिपादक हैं वो है फ्रेडरिक रेडजेल। यही मानव भूगोल के जनक भी हैं, फ्रेडरिक रेडजेल। ये इस विचारधारा के प्रतिपादक हैं। इसके तहत माना जाता है कि मनुष्य प्रकृति का दास है, प्रकृति का दास है। अब इस विचारधारा में क्या है, मनुष्य प्रकृति का दास है। कैसे हो गया मनुष्य प्रकृति का दास? क्योंकि इसमें ये माना जाता है कि मनुष्य उसी तरीके से अपना जीवन जिएगा जिस तरीके से उसको संसाधन उपलब्ध होंगे। मतलब ये है कि जैसी जलवायु होगी उसी तरीके का मनुष्य का जीवन होगा, जिस तरीके का उच्चावच होगा, ठीक है, जहाँ पे वो निवास कर रहा होगा उसके हिसाब से उसका जीवन यापन होगा, ठीक है। इसमें ये समझने लायक चीज़ है कि जैसे जलवायु है, तो ठंडी जलवायु में अगर कोई व्यक्ति है तो उसका रंग क्या होगा? गोरा होगा। ये तो सभी जानते हैं, अंग्रेज लोग गोरे होते हैं क्योंकि वहाँ की जलवायु ठंडी है। अब जो गर्म प्रदेशों में रहेंगे, गर्म प्रदेशों में रहेंगे वो लोग कैसे रहेंगे? उनका रंग काला हो जाएगा। उच्चावच जो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करेंगे उनकी शारीरिक गठन अलग तरीके का होगा, और जो मैदानी भागों में निवास करेंगे इनके शारीरिक गठन अलग तरीके का होगा। जो लोग रेगिस्तानों भागों में होंगे, रेगिस्तान वाले भाग में, इनका खान पान अलग होगा। जो पहाड़ों पे हैं इनका खान पान अलग होगा, और जो मैदानों पे हैं इनका खान पान भी अलग होगा। सिर्फ खान पान की बात नहीं, इनके वस्त्र, मतलब जो वस्त्र वगैरह पहनते, ये मैदान में रहने वाले लोगों के अलग होंगे, पर्वतों में रहने वाले अलग होंगे। और जो लोग ऐसे क्षेत्रों में रह रहे हैं जो दुर्गम हैं, ऐसे क्षेत्रों में रह रहे हैं जैसे रेगिस्तानी हिस्सों में, तो इनका भी अलग तरीके का पहनावा होगा। कहने का मतलब ये है, इस विचारधारा में ये माना जाता है कि मनुष्य जिस तरीके से प्रकृति होती है ठीक इसी तरीके से मनुष्य का जीवन उसको व्यतीत करना होता है। ये निश्चयवाद की विचारधारा है। इसमें प्रकृति को प्रधानता दी जाती है। प्रधानता किसकी है इसमें? प्रकृति की। प्रधानता प्रकृति की है, मतलब जो कुछ है प्राकृतिक वातावरण है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये निश्चयवाद की विचारधारा कहलाती है। निश्चयवाद की विचारधारा कहलाती है, आप लोग समझ गए होंगे। मनुष्य का पूरा जीवन, पूरी क्रियाकलाप, सभी चीज़ें प्रकृति पर ही निर्भर होती हैं, और मनुष्य प्रकृति के हिसाब से ही अपना जीवन यापन करता है। ये विचारधारा कहलाती है निश्चयवाद। समझ गए आप लोग? ठीक है। इसके बाद जो अगली विचारधारा है वो कहलाती है संभववाद। संभववाद
संभववाद। संभववाद यहाँ पर प्रधानता थी प्रकृति की, और यहाँ पर जो प्रधानता है वो मनुष्य की है, मानव की है। यहाँ पर ये माना जाता है कि मनुष्य के सामने संभावनाएं उपलब्ध हैं और मनुष्य जिस तरीके से चाहे तो प्रकृति की चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। ये विचारधारा कहलाती है संभववाद। इसमें मनुष्य को प्रधानता दी गई है कि मनुष्य जैसा भी चाहे, जैसा भूदृश्य में परिवर्तन चाहे वो कर सकता है। ठीक है, जैसे सड़कें बनाना है, बिल्डिंगें बनाना है, कोई शहर बसाना हो, या जो भी चेंजिंग करना चाहे, खनिज निकालना चाहे जमीन से, वो कर सकता है। तो इस तरीके की विचारधारा है। इस विचारधारा का जो जन्मदाता है वो, मतलब इसके जो प्रतिपादक या जन्मदाता हैं, प्रतिपादक भी कह सकते हैं इनको, तो इस विचारधारा के प्रतिपादक हैं विडाल डी ला ब्लास। विडाल डी ला ब्लास इनकी विचारधारा है, यहाँ से शुरू हुआ ये। लेकिन ये विचारधारा तो इन्होंने दी, लेकिन नाम दिया लुसियन फैब्रे। मतलब संभववाद जो नाम दिख रहा है ये किसने दिया? लुसियन फैब्रे। लुसियन फैब्रे ने इस विचारधारा को का नाम दिया कि ये संभववाद है। ठीक है, संभववाद समझ गए होंगे। आपको लिखने का होगा तो आप इस तरीके से लिखेंगे, प्रकृति मानव के समक्ष, मानव के समक्ष संभावनाएं प्रस्तुत करती है, संभावनाएं प्रस्तुत करती है तथा मनुष्य उनका उपयोग कर सकता है, उनका उपयोग कर सकता है, कर सकता है। ये विचारधारा हो गई संभववाद। और निश्चयवाद की विचारधारा क्या है? निश्चयवाद की विचारधारा ये कहती है कि प्रकृति के हिसाब से ही मानव के समस्त क्रियाकलाप निर्धारित होते हैं। उसका भोजन, वस्त्र, आवास और सभी प्रकार की आवश्यकताएं मनुष्य की कैसे पूरी होंगी? प्रकृति से ही पूरी होंगी। निश्चयवाद में प्रकृति को प्रधानता दी जाती है, संभववाद में मनुष्य को प्रधानता दी जाती है। निश्चयवाद के जन्मदाता है फ्रेडरिक रेडजेल, संभववाद के जन्मदाता है विडाल डी लब्लास, नाम दिया लुसियन फैब्रे। कभी कभी दोनों का नाम लिया जाता है, संभववाद के जन्मदाता में विडाल डी लब्लास, लुसियन फैब्रे। ठीक है, तो ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हम आगे तीसरी विचारधारा पर चलते हैं। ठीक है, यहीं पर हम लिख रहे हैं तीसरी विचारधारा, जिसका नाम दिया गया नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद के जो जन्मदाता हैं, ठीक है, या प्रतिपादक कहें, ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर हैं। ये कहते हैं, ये बोलते हैं रुको और जाओ निश्चयवाद। रुको और जाओ निश्चयवाद। निश्चय, रुको और जाओ निश्चयवाद। रुको और जाओ निश्चयवाद की विचारधारा किसकी है, ऐसा पूछ लिया जाए तो आप लिखेंगे ग्रिफिथ टेलर ने। अब ये रुको और जाओ क्या होता है? कभी बड़े शहरों पे आप गए होंगे तो आप देखे होंगे कि सिग्नल लगा रहता है, बत्ती जलती है लाल, तो सभी गाड़ी वाले रुक जाते हैं। फिर गाड़ी सिग्नल कुछ देर बाद हरा हो जाता है तो सभी चले जाते हैं। तो ये जो विचारधारा है नव निश्चयवाद की विचारधारा, वो रुको और जाओ निश्चयवाद वही चीज है कि शुरू में उन्होंने सोचा कि निश्चयवाद बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन फिर बाद में उन्हें लगा कि नहीं, ऐसा कोई रास्ता हो जो निश्चयवाद और संभववाद के बीच का रास्ता हो। निश्चयवाद व संभववाद के बीच का
रास्ता। बीच का रास्ता क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि प्रकृति प्रधान है, यहाँ पर कह रहा है कि मानव प्रधान है, यहाँ पर कह रहा है कि प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं, यहाँ कह रहा है प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ तो विचारधारा दोनों विपरीत है एक दूसरे की। ये कह रहा है प्रकृति प्रधान, ये कह रहा है मनुष्य प्रधान है। यहाँ पर जो है ये कह रहा है कि संसाधनों का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए, प्रकृति हमें जो कुछ दे, जंगलों में जैसे फल फूल हैं, जड़ी बूटी हैं, या जो भी लकड़ियाँ वगैरह हम उसी से घर बना लें, उन्हीं को खान पान करें, उसी से हम वस्त्रों का वो करें। लेकिन यहाँ पे जब मनुष्य विकास की अवस्था पे पहुँचता है तो वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वो बोलता है हम तो घर अच्छे तरीके से बनाएंगे, हम सड़कें बनाएंगे, हम सब कुछ। लेकिन उससे प्रकृति को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो बीच का रास्ता निकला नवनिश्चयवाद। क्या निकला? नवनिश्चयवाद। इसमें ये बीच का रास्ता है जिसमें यह माना जाता है कि विकास तो किया जाए, विकास करना बहुत जरूरी है, किंतु इस तरीके से किया जाए कि प्रकृति को नुकसान ना हो। समझे आप लोग? विकास किया जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप सड़कें बना लो, पेड़ काट दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरी जगह हमें कम से कम पेड़ लगा देने चाहिए। ये विचारधारा ये कहती है कि हमें संसाधनों का दोहन करना चाहिए, लेकिन इस तरीके से करना चाहिए जिससे प्रकृति और मानव का संतुलन बना रह सके। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो ये तीनों विचारधाराएं हो गई, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। इसको आधुनिक निश्चयवाद भी कहा जाता है। ये ऐसी विचारधारा है जिसमें ये विकास की बात करती है कि मनुष्य विकास कर सकता है, प्रकृति संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं, किंतु इस तरीके से विकास किया जाए कि प्रकृति को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। ये कहलाता है नवनिश्चयवाद। इसके जन्मदाता ग्रिफिथ टेलर, निश्चयवाद के जनक फ्रेडरिक रेडजल और संभववाद के जनक विडाल डी लवलास और लुसियन फैब्रे। ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी शुरू कीजिए अच्छे तरीके से, पूरे मन से और पूरी आस्था से तैयारी शुरू कीजिए और बहुत अच्छे तरीके से विषयों को समझिए। कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। ठीक है, बाकी आपको कोई समस्या नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को और शुभकामनाएं।